ऊपर उठना किसको कहते हैं या बदलना किसको कहते हैं या व्यवहार कैसे बदलना चाहिए, मतलब ये मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। मैंने अपने वैवाहिक जीवन के बाद में एक नई वधू जो 2-3 साल तक अपने नए परिवार में, नए रिश्तों में बंधती है, वो जीवन मैंने नहीं जी पाई मैं। जब वो छोटा था, जब उसको गोद में खिलाने से जो सुख मिलता था, बहुत कम समय मैं उसको दे पाई थी कि मैं उसको गोद में बैठा सकी, अपने कंधों पर झुला सकी। वो मेरे पास वो समय नहीं था और वो मेरे को लगता है कि वो मैं जीवन में अब कभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए रोई कि मैं विधायक हूँ। सुबह मेरी आंखें सूजी हुई थी, लाल हो रखी थी कि मैं उसकी पेंशन क्यों नहीं करा पाई हूँ। और इस विषय पर मैंने एसडीएम से झगड़ा भी किया कि आप झूठ बोलती हो। वसुंधरा राजे बहुत संवेदनशील महिला, जो संवेदनाओं से भरी है, जो किसी का दुख नहीं देख सकती। अशोक गहलोत बहुत स्मार्ट राजनीतिज्ञ। महिला का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। इसी पढ़ाई का परिणाम है कि हम लगातार 5 बार विधायक रहे, विधानसभा में अच्छे तरह से अपनी बात कह सकते हैं। इस वजह से विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला। अच्छे काम के कारण से नारी शक्ति अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। ये बहुत ही कठिन आपने बोला है, 3 शब्द में मैं अपने आप को डिफाइन करूं तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैंने तो अभी 31 को शाम को वसुंधरा जी को डिनर लेते हुए भजनलाल जी के यहाँ देखा है। भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनके वहाँ उन्होंने वो डिनर पर आई थी कि वो वास्तव में एक संत है। संत की जो परिभाषा होनी चाहिए वो समस्त गुण प्रेमानंद जी महाराज साहब में है। टॉक्स विद निखिल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास ही मेहमान जुड़े हैं। इन्होंने अपना सफ़र जो है राजनीतिक का 1997 से स्टार्ट किया था, अजमेर जैसे छोटे से शहर से। उस समय पॉलिटिक्स जो है वो लेडीज़ों के लिए नहीं मानी जाती थी, महिलाओं को पॉलिटिक्स से दूर रहने की सलाह दी जाती थी। हालांकि पॉलिटिक्स ही नहीं, 1997 में महिलाएं सरकारी दफ्तर की लाइनों में जाने से भी कतराती थी। उस समय पे एक चेहरा जो उभर कर सामने आया, महिलाओं को पूर्ण रूप से साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, वो चेहरा आज हमारे साथ मौजूद है। 5 बार विधायक रह चुके हैं, 5वीं बार ये उनका विधायक का सत्र है। लगभग 2 दशक से ज़्यादा इन्होंने पूरे कर लिए हैं विधायकी को लेकर। पारिवारिक जीवन में भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को संघर्ष करते हुए, साइड रखते हुए, साथ लेकर चलते हुए ये दशक पूरे करे हैं। और 2017 में इनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। वो पुरस्कार था इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि नारी शक्ति पुरस्कार था वो। राजस्थान की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस सफ़र में परिवार को कैसे साथ लेकर चले, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई गॉड फादर नहीं था। उसके बीच में बच्चे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की धूमधाम में माँ की गोद को तलाश रहे थे। उस समय इन्होंने किन किन मुसीबतों का सामना करा, किन किन चुनौतियों से लड़े और उभर कर सामने आए। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनका आप अभी तक अनुमान लगा चुके हैं। नाम है अनीता बदेल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। आप इतना लंबा संघर्ष अभी तक कर चुके हैं, 2 दशक से ज़्यादा आप रह चुके। कोई गॉड फादर नहीं था। 1997 से जब आपने पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी, क्या माइंडसेट से आप आए थे? काफ़ी बार आपको लगा होगा, डीमोटिवेट हुए होंगे, आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? क्या आपका बैकग्राउंड था? क्या आपका माइंडसेट था इसमें आने का? देखिए निखिल जी, माइंडसेट तो आज भी कोई लाख चाहे वो राजनीति में आ जाए तो वो राजनीतिक दल में तो काम कर सकता है, लेकिन सत्ता में तो वही व्यक्ति जाता है जिसको जनता चुनती है।
वो स्वयं की मर्जी से कभी भी सत्ता का भागीदार नहीं हो सकता, सत्ता का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो और ये कहा जाता है कि सत्ता में जाना ये एक सौभाग्य भी है और एक आपके कर्म का प्रारब्ध भी है ना। तो शायद ऐसा पूर्व निर्धारित था कि मुझे सत्ता में जाना था और इसलिए परिस्थितियाँ ईश्वर ने वैसी बनाई, है ना। परिस्थितियाँ बनी कि अजमेर जो नगर परिषद था उस समय, नगर परिषद की जो चेयरमैन की जो सीट होती है वो महिला के लिए आरक्षित हुई। अब महिला आरक्षण होने के बाद में जो भारतीय जनता पार्टी से मैं आती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करती हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मैं चुनाव लड़ूं, ऐसे मन में ना तो पहले से भाव था, ना कोई परिस्थितियाँ थी, ना कोई गॉडफादर था। पर जैसे मैंने कहा कि ये आपका प्रारब्ध है कि आपको इस क्षेत्र में, इस दिशा में आना ही था और परिस्थितियाँ बनी। परिस्थितियाँ बनने के बाद क्योंकि मैं पहले से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक स्वयंसेवक थी और उस स्वयंसेवक का होने के नाते से मैं हमारी जो सेवा भारती है, उस सेवा भारती में पूर्व से ही कार्य कर रही थी। तो पूर्व से कार्य करते करते जब परिस्थितियाँ आई कि इस प्रकार से एक महिला सीट हुआ है आरक्षित और वो भी अनुसूचित जाति से, तो चूंकि मैं अनुसूचित जाति से भी थी और मेरे माता पिता की कृपा से शिक्षा भी मुझे उन्होंने अच्छी दिलाई थी, तो एक शैक्षिक बैकग्राउंड होने की वजह से मुझे पार्टी ने उस समय तत्कालीन हमारे जो विधायक थे, हमारे प्रदेश महामंत्री थे श्री कृष्ण सोनगरा जी, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं पार्षद बनी और पार्षद बनने के बाद में मैं नगर परिषद की सभापति भी बनी। तो राजनीति में तो इस तरह से मेरा आना हुआ और राजनीति में आने के बाद मुझे लगा कि 5 साल ही हमें चेयरमैन रहना है और फिर अपनी घर गृहस्थी संभालनी है, अपना जो शिक्षा का क्षेत्र है वो संभालना है। पर पता नहीं थी कि किस्मत आपको इतनी लंबी दूरी तक लेकर के जाने वाला है और वो यात्रा यूं प्रारंभ हुई जो अभी तक निरंतर चल रही है। निरंतर चल रही है। मैम, इससे पहले आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ी है, आरएसएस से। आपका कुछ ऐसा क्या जुड़ाव रहा है जो कंटिन्यू 5 बार विधायक बन चुके हैं? आजकल हम देखते हैं लोग बाग एक बार विधायक बन जाते हैं, अलग ही रुतबा आ जाता है। आप 5 बार बनने के बाद भी आज मैं देखता हूँ कि आप उसी क्षेत्र में जाते हैं, वही आपका है। एक साधारण के रूप में अपनी सिंपलिसिटी को आपने कैसे अभी तक मैनेज करके रखा हुआ है मैम? देखिए, जो आपने मैनेज शब्द इस्तेमाल किया है ना, ये जो मैनेज होता है वो तो दिखावा होता है ना, वो मैनेजमेंट होता है और वो मैनेजमेंट तो दिखावा ही करता है ना। तो इसलिए हमारे यहाँ ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है और जिस तरह से स्वभाव है ना, ये स्वभाव का ही हिस्सा है क्योंकि जिस तरह से हम पले बड़े हैं साधारण तरीके से, तो वो ही उसमें ही ऐसा लगता है कि यही है ना, वही हमारे लिए परिस्थितियाँ सब कुछ हैं। ऊपर उठना किसको कहते हैं या बदलना किसको कहते हैं या व्यवहार कैसे बदलना चाहिए, मतलब ये मेरे पास शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। मेरे दूसरों को ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत साधारण हूँ, है ना, पर मैं तो जो रूटीन लाइफ जीती हूँ वही जीती हूँ। एक सामान्य सा जो परिवार है वही परिवार है, सामान्य सा रहन सहन है वही रहन सहन है। कहते हैं कि ईश्वर ने इस पूरे संसार के जगत को बनाया है ना, ये ईश्वर का ऐश्वर्य है ना।
अब मैं ये चाहूँ कि ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरा ऐश्वर्य है, तो ये मैं बहुत बड़ी भूल करती हूँ, है ना? तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए वो बड़ा ऐश्वर्य तो ईश्वर ही बना सकता है, हम तो बहुत साधारण से लोग हैं। और एक विधायक तो बहुत छोटी चीज़ है ना? इस सत्ता में बहुत छोटी चीज़ है। तो मुझे लगता है कि एक आम दिनचर्या ही जीती हूँ मैं, कोई नया उसमें है नहीं, कोई पुराना पर उसमें अब है नहीं, दिनचर्या काफी है बदल ना? गई है मैम। एक साधारण महिला की अगर हम दिनचर्या की बात करें तो घर गृहस्थी तक सीमित रह जाती है। आपकी विधानसभा तक भागदौड़ हो गई है। उस भागदौड़ के साथ परिवार को कैसे मैनेज करके चल रहे हैं आप? देखिए, ये तो लंबे अनुभव से आया हाँ। है ना? क्योंकि जब मैं नगर परिषद की सभापति थी, तो 3 साल मैं नगर परिषद की सभापति रही। और वो 3 साल में देखिए, मेरा परिवार ने मुझे बहुत अधिक सहयोग दिया। क्योंकि परिवार में छोटी बहनें थी, मम्मी थी, पापा थे, दादा थे, दादी थी, तो उन सबका सहयोग रहता था, तो घर की ज़िम्मेदारियों से मैं पूरी तरह से मुक्त थी एक तरह से। घर की ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त थी, इसलिए पूरा समय अपनी जनता और अपने कार्य के प्रति मैंने समर्पित किया कि मेरी जनता और मेरा जो दायित्व है, मेरी जो ज़िम्मेदारी है, उसको मैं कैसे निभा सकूँ। और धीरे-धीरे वो फिर मेरा स्वभाव बन गया, मेरी दिनचर्या बन गया, है ना? और दिनचर्या बन गया और इस तरह से वो सेट हो गया जीवन में, अपनी दिनचर्या में, कि अब वो अलग लगता ही नहीं है कि वो कुछ अलग है और ये कुछ अलग है। विधानसभा और मेरी मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो दोनों मेरे लोगों को सेवा करने का, मेरे लोगों तक सुख सुविधा पहुंचाने का एक माध्यम है। तो इस माध्यम के तरह से मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकती हूँ, उनकी समस्याओं का हल कर सकती हूँ, उनको सहयोग कर सकती हूँ, उसमें व्यतीत होता है। तो अब दिनचर्या उस तरह से ढल गई है, और उस दिनचर्या में ढलने के कारण से कुछ अलग सा, कुछ नयापन सा मुझे महसूस नहीं होता है। तो आपने 2 दशक पूरे कर लिए हैं विधानसभा के। पहले के सालों में, पहले के टाइम में और अभी के टाइम में 25 होने वाले हैं कंप्लीट। 25 साल आपको हो जाएंगे। क्या अभी तक आपने वहां पे चेंजेस देखे हैं? क्योंकि हमने काफी सारी बातें सुनी है कि अभी तक वहां पे 200 विधायक कभी पूरे नहीं बैठ पाए, अभी पूरे हुए थे फिर एक कम हो गए। आपने क्या ऐसे चेंजेस होते हुए देखे हैं, फील करे हैं? देखिए, विधानसभाओं में जो 20 साल में मैंने देखा है, मैंने ये देखा है कि धीरे-धीरे बहस का स्तर विधानसभाओं में गिरता जा रहा है ना? पहले बहुत अच्छे मुद्दों पर बहस हुआ करती थी, बहुत सटीक, बहुत जानकारी करके, बहुत पढ़ करके हमारे नेतागण वहाँ बोलते थे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी, माननीय हरिशंकर जी भाभड़ा जी, माननीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, माननीय भंवरलाल जी बिसाहब, ये बहुत गहन अध्ययन करके, तथ्यों को जुटा करके अपनी बात विधानसभा में बोलते थे। अब धीरे-धीरे विधानसभा में बहस का स्तर कम हो गया है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी चीज़ को गहनता से जांच पड़ताल किए हुए कुछ भी जब आप बोलते हो, तो उसका प्रभाव नहीं रहता। और जब प्रभाव नहीं रहता, तो हम अच्छे से जानते हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी में ये बात फैल जाती है कि जो व्यक्ति बोला है, वो ऐसे ही मनगढ़ंत तथ्यहीन बोला है। तो उनकी बातों में कहीं दम नहीं रहता। जब बातों में कहीं दम नहीं होता, तो उनकी बात वो कितनी ही लंबी रखे, कितनी ही चिल्ला करके रखे, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। जब कोई उसको असर नहीं होता, तो जनता को उसका कोई लाभ भी नहीं मिलता, है ना? तो विधानसभा का एक तो बहस का जो स्तर है, वो बहुत कम हो गया है। दूसरा, जो एक ब्यूरोक्रेसी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी विधायकों के प्रति जो सम्मान की भावना थी, वो कम हो गई है ना? हर किसी को आप गलत नज़रिए से देखते हैं। हर किसी के द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है, आप उसमें से कुछ और चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं
किसके पीछे और कोई मंशा तो नहीं है, जनता को लाभ देने की मंशा है या इसके पीछे कोई और मंशा है, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से सभी जगहों पर जो स्तर है उसमें कमी आई है, और वो स्तर की कमी आने के कारण से जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था वो जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अंततोगत्वा इससे हमारी जनता का ही नुकसान होता है। मैम, ये जो धारणा चलती हुई आ रही है काफ़ी टाइम से, मैं भी सुन रहा हूँ, 200 विधायक आज तक नहीं बैठ पाए। अभी कुछ समय पहले बैठे थे, फिर अभी 199 हो गए। इस पे आपका क्या कहना है? अब देखिए, ये तो परिस्थितियां हैं, है ना, कि कभी भी राजस्थान की विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन 200 विधायक कभी भी एक साथ नहीं रह पाए। अ, अब इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ कि क्यों नहीं रह पाए। कभी किसी कारण से, कभी किसी हाँ, कारण से, कभी किसी कारण से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि एक विधायक या दो विधायक विधानसभा में नहीं होते हैं। अब ये तो इसके ठीक बारे है। में तो मेरे पास कोई अक्सर जवाब मैम है नहीं। देखा जाता है कि महिलाएं राजनीति में आना चाहती है, लेकिन समाज उनको कहीं ना कहीं, परिवार उनको कहीं ना कहीं, काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाती उनके पास, और काफ़ी चीज़ें उनको रोक लेती है। आपका इस पे क्या कहना है कि अगर लेडीज़, महिलाएं राजनीति में आना चाहे तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या ऐसी विचारधारा बना के वो स्टार्टिंग से राजनीति में आए जिससे उनका सफ़र बहुत लंबा हो सके, जनता तक वो पहुंच पाए? देखिए, महिला का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के मुद्दों को जितनी संवेदनशीलता के साथ एक दूसरी महिला समझ सकती है, महिला जनप्रतिनिधि समझ सकती है, उतनी संवेदनशीलता के साथ में पुरुष नहीं समझ सकते। चाहे वो महिला के स्वास्थ्य की बात हो, चाहे महिला की शिक्षा की बात हो, चाहे महिला के साथ जुड़ी हुई अ, सामाजिक परिस्थितियों की बात हो, एक महिला जनप्रतिनिधि उसको अच्छे से समझ सकती है। इसलिए महिलाओं का राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। अब महिलाएं कैसे आएँ और कैसे अपने आप को एक लंबे समय तक स्थिर रखें, उसके लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो महिला जब राजनीति में आती हैं, तो राजनीति में आने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पति, उनके बेटे या उनके ससुर उनका कार्य करें, है ना? यदि वो नई भी हैं, तो कोई ना कोई तो नए से ही शुरुआत होगी ना। तो नए से ही शुरुआत होगी, इसलिए सीखने का प्रयास करें। यदि वो एक पार्षद हैं, तो अपनी पंचायत में, अपनी नगर निगम में, नगर परिषद में, नगर पालिका में काम कराने का क्या तरीका है ना, ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम कराते हैं, उसको सीखना चाहिए। हर टेबल पर जाकर के उस व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को जानना चाहिए, और उसके बाद में सीखने के बाद खुद काम करने चाहिए। क्योंकि जब वो खुद काम करेगी ना, तो उसको काम की कमियां भी पता पड़ेंगी और समस्याएं भी पता पड़ेगी। तो समस्याएं भी वो खुद समाधान कर लेंगी, और जो कमियां उनको भी ठीक करने का काम करेगी। धीरे धीरे सीखते सीखते वो इतनी परिपक्व हो जाएगी कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से अपनी नगर पालिका की साधारण सभा में मंच पर रख पाएगी, और मंच पर रखेगी तो निश्चित रूप से एक नेता के रूप में उसकी छवि बनती है। और नेता के रूप में छवि बनती है तो उसको फिर जनता स्वीकार कर लेती है कि हमें यदि कोई समस्या है तो फला महिला नेता को कहेंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी होगा, और वो एक तरह से स्वीकारोक्ति भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से उस महिला की हो जाती है। तो इसी तरह से आगे बढ़ा जाता जाता है, जिस तरह से मैं आगे बढ़ी। तो लगातार पार्षद के रूप में काम किया, सभापति के रूप में काम किया, फिर एक विधायक के रूप में काम किया, फिर मंत्री के रूप में काम किया। तो लगातार करते 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 सीख मिलती है, और सीख मिलने के बाद में आप एक एक स्थिति को पहुंच जाते हैं जहां आपकी एक इमेज बन जाती है। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ, चूंकि ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में आपको बार बार जीत कर आना होगा, तभी आप लंबे समय तक काम करने का अनुभव प्राप्त कर सकते हो। तो लंबे समय तक आना होगा तो अपनी साफ सुथरी छवि आपको बनानी पड़ेगी, और साफ सुथरी छवि के लिए मैं आपको अभी आपके इस मंच से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि जो काम संभव नहीं है, जो काम कानून में नहीं आता है, नियम कायदों में नहीं आता है, उसके लिए मैं स्पष्ट तौर पर जो व्यक्ति मेरे पास उस काम के लिए आता है उसको मना कर देती हूँ। तो मना करना भी सीखना है।
साधारण तौर पर राजनीति में अभी तक मुझे कई लोगों द्वारा ये कहा जाता है आप सीधे मना कर देते हो, आप सीधे मना मत किया करो। मेरा जबकि ये मंतव्य होता है कि व्यक्ति को एक बार स्पष्टता तो हो कि उसका काम होगा या नहीं होगा। यदि मैं उसको झूठ बोलती रहूंगी कि नहीं तुम्हारा काम कराएंगे और नहीं होगा, तो अंततोगत्वा एक बार तो उसको पता पड़ेगा ही कि मेरा ये काम नहीं होने वाला था और इसलिए ये नहीं हुआ है। तो उसको 2 साल बाद 4 साल बाद में ये बात पता पड़े, जब तक वो अपना परिश्रम अपना धन सब कुछ खर्च कर चुका होता है, उसके बाद ये जानकारी मिले। तो इससे तो अच्छा है कि उसको प्रथम बार ही बता दिया जाए कि भाई तुम्हारा कानून के दायरे में ये कार्य नहीं हो सकता है। तो स्पष्ट मना करना भी आना चाहिए। मैंने तो अपने अनुभव से यही सीखा है। अब वो कितना सही है कितना गलत है ये मैं नहीं जानती हूँ, परंतु मेरे अनुकूल तो ये बिल्कुल सही सटीक बैठा है कि जो काम संभव नहीं है उसको साफ मना किया जाए, जो काम होने वाला है उस काम होने वाले के लिए अंतिम क्षण तक प्रयत्न किया जाए, आपके प्रयत्नों में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी जाए। तो निश्चित रूप से जनता उस बात को स्वीकार करती है और जनता आपको दिलो दिमाग से आपसे प्यार करती है। मैम आप महिला व बाल विकास मंत्री रही हैं। ऐसा कोई मुद्दा आपने कभी उठाया हो जो आपके दिल को छू गया हो, आज भी आपको याद आता हो कि कोई महिला आई हो, किसी महिला के लिए आपने कोई एक अच्छा उस समय में कदम उठाया हो, कोई मुद्दा ऐसा इंसिडेंट? देखिए, एक मुद्दा मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला है, जिंदगी भर याद रहने वाला है। एक विषय था एक विधवा महिला की पेंशन का। एक विधवा महिला थी और वो मेरे पास पेंशन के लिए आती थी कि मेरी पेंशन बनवा दो, है ना। मैंने बहुत प्रयत्न किए कि उसकी पेंशन मैं बनवा दूं, लेकिन मैं उसकी पेंशन नहीं बनवा पाई। महिला मेरे से आकर के कहती थी मेरी पेंशन नहीं बन रही है। मैं एसडीएम को फ़ोन करती थी तो एसडीएम मुझे कहती थी कानून के दायरे में इसकी पेंशन नहीं बन सकती है। मैंने कहा क्यों नहीं बन सकती है? तो उन्होंने मेरे को कारण बताया कि कारण यह है इस महिला के एक बालिग पुत्र है और बालिग पुत्र होने की वजह से इसको पेंशन नहीं बनेगा। मैं महिला को पुनः पूछती तो महिला मना कर देती, नहीं मेरा बालिग पुत्र नहीं है। आप देखिए, मतलब एक दिन में पूरी रात उस महिला को पेंशन नहीं मिल करवा पाई, इसलिए रोई, सिर्फ इसलिए रोई कि मैं विधायक हूँ। आज के ज़माने में लोकतंत्र में ही विधायक राजा होता है। हाँ। ऐसी स्थिति में यदि इस स्थिति में भी आकर के मैं उस महिला की मदद नहीं कर पाई, उसका सहयोग नहीं कर पाई, तो इस पद पर बने रहने का मेरा क्या मतलब है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, इतना रोई कि पूछो मत। सुबह मेरी आंखें सूजी हुई थी, लाल हो रखी थी कि मैं उसकी पेंशन क्यों नहीं करा पाई हूँ। और इस विषय पर मैंने एसडीएम से झगड़ा भी किया कि आप झूठ बोलती हो, उसके कोई बालिग पुत्र नहीं है ना, और महिला को पेंशन बनानी ही है। ये इतना अखरा मैं तय नहीं कर पाई कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। महिला को पूछती हूँ तो वो अलग बात कहती है, एसडीएम को पूछती हूँ तो वो अलग बात कहती है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगा कि ये नियम ही हट जाना चाहिए और फिर हमने बहुत आवाज़ उठाई इस विषय में कि जो कोई विधवा महिला है तो निश्चित रूप से 18 साल का होते से ही, बालिग पुत्र होते से ही किसी को नौकरी नहीं मिलती है ना। ये गारंटी नहीं है कि किसी को 18 साल बनते से ही हम किसी नौकरी पर रख देंगे, या तो सरकार ये गारंटी ले कि 18 साल का होते से ही उसका पुत्र कमाने लायक बन जाए तो हम पेंशन नहीं देंगे उसको, और सरकार यदि इस बात की गारंटी नहीं देती है तो फिर उसकी पेंशन वयस्क पुत्र के होने पर भी दी जानी चाहिए। और ये मुद्दा मैंने विधानसभा में उठाया और बहुत ज़ोर शोर से उठाया, और उसका परिणाम ये रहा कि सरकार ने इस विषय में जो पुत्र के बालिग होने पर जो एक बाधा होती थी पेंशन देने में, वो बाधा को ही समाप्त कर दिया। अब भले ही पुत्र बालिग है या ना बालिग है, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन मिलती ही मिलती है, उनको मिलेगी। मतलब आपने भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी को पास से देखा है। हाँ। फिर उनको पेंशन दिलाने में अपना सहयोग दिया। मैम आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, पर वो एक्टिव चुनाव के टाइम में ही हो पाती है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? लीडरशिप तो वो चाहती है कि लीडर हम बन जाएं, पर कहीं ना कहीं वो चुनाव के आसपास ही आ पाती है। नाम में अगर हम देखते हैं तो बीच में
हस्बैंड का नेम आ जाता है या फादर का नेम आ जाता है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही है कि खुद से काम करना चाहिए। और मैंने जैसे कहा ना कि लोग चुनाव तो लड़ना चाहती हैं महिलाएं, पर उस चुनाव की धरती को पहले से तैयार नहीं करना चाहती। जो धरती तैयार की आई है उस पर आकर के हम चुनाव लड़ लें, तो इसलिए सोशल मीडिया में या बाकी की जगहों पर एक्टिव होती है। परंतु जहाँ कहीं से भी आपको चुनाव लड़ना है, उस जगह को जाकर के आपको सींचना होगा ना, उसकी भूमि को उर्वरा भूमि बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वहाँ फसल तैयार होती है। आप चाहते हैं कि आप सीधे ही वहाँ चुनाव जाएं, लड़ें, और जो पार्टी के दम पर जो वोट मिलते हैं उन वोटों को लेकर के हम जीत जाएं चुनाव, पर ऐसा नहीं होता है। आपको अपने क्षेत्र में जब तक आप पहचान नहीं बनाएंगे, है ना, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, और मैं तो कहूँगी राजनीतिक कार्यकर्ता से भी अधिक एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, समाज सेवक, समाज सेविका के रूप में जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, तब तक आप सोशल मीडिया पर ही बने रहेंगे। तो उसका लाभ जो है वो कुछ लोगों के बीच में ही रहता है। क्षेत्र बहुत बड़ा है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो सोशल मीडिया पर रील की 400-500 लोग एक्टिव हैं वो ही पूरे वोटर हैं, पर वो पूरे वोटर नहीं होते हैं। वोटर अलग होते हैं जो कभी सोशल मीडिया पर एक्टिव इस तरह से नहीं रहते हैं। सिर्फ यहाँ जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं वो कुछ गिरे चुने लोग होते हैं, उसको ही पूरा संसार नहीं मानना चाहिए। जो लोग ऐसी भूल करते हैं उनको ना तो कभी पार्टियां टिकट देती है और ना कभी वो चुनाव जीत सकते हैं। हम नेता तो कहीं होते हैं, लेकिन लीडर होना, उनको एक अपना परिवार मानकर कार्य करना, सेवा करना। अगर मैं आपको कहूँ कि मैम आपको नेता के रूप में खुद को 3 वर्ड में डिफाइन करना है या 3 शब्द में खुद को परिभाषित करना है, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा? ये बहुत ही कठिन आपने बोला है, 3 शब्द में मैं अपने आप को डिफाइन करूं, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि मैं अपनी विधानसभा की दीदी के नाते से काम करती हूँ। मैं अजमेर दक्षिण की दीदी अनीता बघेल है, और वो दीदी जो है वो दीदी सबके लिए काम करे, उसके लिए कोई पराया नहीं, कोई अपना नहीं, है ना। वो सबको समान भाव से देखे। एक विधायक के रूप में मैं यही चाहती हूँ और यही मेरी पहचान है। राजनीति में हम काफ़ी बार देखते हैं कि सेवा शब्द का इस्तेमाल बहुत किया जाता है, पर इस सेवा शब्द का इस्तेमाल कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे तौर पे भी किया जाता है, गलत तौर पे भी किया जाता है। आपके लिए सेवा शब्द क्या है? एक जिम्मेदारी, भावना है, किसी से जुड़ी हुई भावना, ये क्या है? देखिए, ये एक जिम्मेदारी है ना। जब आप चुनाव लड़ने आते हैं तो जनता आपको बुला के नहीं लाती है ना। कोई राजनीतिक दल भी आपको बुला करके नहीं लाता है कि आप आओ चुनाव लड़ो, आप खुद जाते हैं ना, स्वेच्छा से। मैं राजनीति में स्वेच्छा से आई हूँ, है ना। जब मैं स्वेच्छा से आती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जनता के, अपने मतदाताओं के, एक एक मतदाता की इच्छा को, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है ना। और इस जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में करूं, है ना। जिम्मेदारी, जब एक पिता अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार होता है, जिम्मेदारी निभाता है, तो वो अपने बच्चों से वापस कुछ नहीं मांगता है ना, कि भाई बच्चे मुझे ये देंगे या वो देंगे। मैंने जो सेवा की है बच्चों की, उसके प्रति वो रिटर्न कुछ नहीं मांगता। एक माँ रिटर्न में कुछ नहीं मांगती है, अपने बच्चों की सेवा करती है। तो इस तरह से वो जिम्मेदारी को निभाते हुए सेवा के रूप में उसको करे, और उस सेवा के प्रत्युत्तर में कुछ उसकी इच्छा ना रहे प्राप्त करने की, तो आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। आपके बचपन के समय में चलते हैं, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में कोई ऐसे किस्से, कुछ ऐसे इंसिडेंट, कुछ ऐसी यारियाँ जो अभी भी आपको याद आती हो, जिसको देख के आप लगता था कि हाँ ये यारी अभी तक होती? कुछ ऐसे होंगे आपके यार, कुछ महिला मित्र होगी जो अभी तक आपके साथ जुड़ी, कुछ ऐसी यादें, क्योंकि आप 6 बहनें थी, पूरे परिवार में आप पहली ऐसी महिला थी जिसने 10th पास की थी, आई थिंक। उस टाइम की कुछ यादें, कुछ बातें जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, हमारे ज़माने में, है ना, लड़कियों को पढ़ाया तो जाता था, लेकिन लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल रिजर्व होते थे
कि लड़की है तो मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, लड़का है तो एक निजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हमें भी मुझे मेरे माता पिता ने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाया, है ना, एक निजी विद्यालय में पढ़ाया। और चूँकि हम 6 बहनें थे और 6 बहनों में मैं सबसे बड़ी थी, तो 6 लड़कियों को एक निजी विद्यालय में पढ़ाना एक सरकारी नौकर के लिए बहुत मुश्किल होता था। लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मेरे को ऐसे माता पिता मिले कि उन्होंने अपनी सुविधाओं में कटौती करी, अपने खर्चों में कटौती करी, लेकिन हमारी शिक्षा के लिए पूरा प्रबंध किया। और जब 10th में मैंने एग्ज़ाम दिया, 10th जब मैंने पास किया, तो मेरे पिताजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, और उन्होंने सब जगह लड्डू बाँटे। उस समय तो टेलीफ़ोन भी नहीं हुआ करते थे। उन्होंने सबको चिट्ठियाँ लिखी कि हमारे ख़ानदान की पहली लड़की ने 10वीं पास किया है ना? तो बहुत खुश हुए थे। पहले 10वीं पास करना, 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, और उसकी खुशी का इज़हार तो उस समय उन्होंने जो किया वो मेरे को कल्पना भी नहीं थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इस खुशी का इज़हार किया। और मैं समझती हूँ कि कई बार जो है, देखिए, ईश्वर भी आपका साथ देता है ना? इतनी कठिन आर्थिक परिस्थितियाँ होते हुए भी हमें निजी विद्यालय में पढ़ाना एक बहुत बड़ी बात थी। और मुझे ही नहीं, छहों बहनों को हमें पढ़ाया। और इसी पढ़ाई का परिणाम है कि हम लगातार 5 बार विधायक रहे, विधानसभा में अच्छे तरह से अपनी बात कह सकते हैं। इस वजह से विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला। अच्छे काम के कारण से नारी शक्ति अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। तो ये शिक्षा का ही परिणाम है ना। शिक्षा से आपको विवेक मिलता है, और विवेक आपको अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखा देता है। तो अच्छाई किस में है और बुराई किस में है, यदि ये विवेक बुद्धि आप में आ गई तो समझिएगा कि ईश्वर की भरपूर कृपा आपके ऊपर है। मैम, आपका जो डेली रूटीन है वो राजनीतिक बैठक में, जनसंपर्क में ऐसे निकल जाता है। कोई फ्री टाइम आपको मिलता है तो फ्री टाइम में हम कैसे देखते हैं कि अनीता बदेल जी क्या करते हैं उस टाइम? देखिए, फ्री टाइम तो नहीं मिलता है, पर हाँ, जब हमारी यात्राएं होती हैं गाड़ी में, तो वो गाड़ी में आपका समय खुद का ही होता है। मान लो अजमेर से जयपुर जा रहे हैं तो 2 घंटे में यात्रा है, तो वो समय आपका है, फिर आपके पास है वो समय। तो अधिकतर समय तो उस समय टेलीफोन के माध्यम से कार्यों में निकल जाता है, पर जो कुछ समय बचता है तो उसको मैं पढ़ने में बिताती हूँ। अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि मेरी है, और मुझे लगता है कि कहीं से भी कोई अच्छी किताब, अच्छा साहित्य मिल जाए तो मैं उसको एक ही दिन में तत्काल ही पढ़ डालूँ, ऐसी कोशिश मेरी रहती है। और मैं बताना चाहूँगी कि आजकल मैं जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज साहब है ना, उनकी बातें भी मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, बहुत प्रभावित होती हूँ मैं उनकी बातों से। तो कभी कभी जब मेरे को समय मिलता है तो उनके सत्संग को सुनती हूँ, उनके एकांतिक वार्तालाप को भी सुनती हूँ, और अपने प्रश्नों के समाधान उनके एकांतिक वार्तालाप में ढूंढने की कोशिश करती हूँ। और फिर नई ऊर्जा के साथ में दूसरे दिन वापस जुटती हूँ और उसी तरह से अपनी दिनचर्या पूरी करती हूँ। अभी आप प्रेमानंद जी महाराज से भी वार्ता करके आए थे। क्या आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है? ऐसी क्या पर्सनालिटी हैं? क्या लोग बाग उनसे नया सीख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिल रहा है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति के लोग हो, वहाँ से एक नई ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं वो लोग। देखिए, वो वास्तव में एक संत हैं, है ना। संत की जो परिभाषा होनी चाहिए वो समस्त गुण प्रेमानंद जी महाराज साहब में हैं। और उनको सुनने से मुझे जो संतोष मिलता है ना, मुझे अपने कार्यों के प्रति जो संतोष मिलता है। कई बार मैं बहुत उद्वेलित हो जाती थी कोई काम नहीं होने के कारण से, है ना। कई बार ऐसा लगता था कि ये सारे काम मैंने ही करे हैं, करता मैं ही हूँ। पर जब मैं उनको सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, करता मैं नहीं हूँ, करता तो ईश्वर है ना। और ये ईश्वर जिस काम को नहीं चाहते, शायद वो इसी वजह से मेरी लाख कोशिशों करने के बाद में भी वो नहीं होता है। तो एक संतोष मुझे मिलता है। नहीं तो मैं लगातार कुछ असंतोष मेरे अंदर होता था कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जबकि सारे काम खुद से करना संभव नहीं है।
तो उसके कारण से मुझे लगता है कि मुझे कुछ ऐसी आध्यात्मिक चीज़ें उनसे मिलती हैं जिसके कारण से मैं नई ऊर्जा के साथ में जितना कुछ कार्य हुआ है उसको ईश्वर को समर्पित करते हुए नई ऊर्जा के साथ में उन्हें नए कामों में जुटती हूँ। हाँ, क्योंकि उनकी बातें कहीं ना कहीं सबको ही प्रभावित कर देती है। इससे अपन आगे चलते हैं। एक नेता के लिए आपके हिसाब से 3 क्वालिटीज क्या होनी चाहिए जो एक अच्छे नेता को डिफाइन कर पाए? एक तो देखो, नेता को सच बोलना चाहिए, है ना? उसको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से धीरे धीरे उसकी इमेज झूठे व्यक्ति की हो जाती है। फिर जब वो सच भी बोलता है तो उस पर कोई यकीन नहीं करता, है ना? तो नेता को सच बोलना चाहिए। दूसरी बात है कि नेता ने जो चीज़ें कही हैं, है ना, उसके लिए भरपूर प्रयत्न करने चाहिए। यदि वो भरपूर प्रयत्न करते हैं तो निश्चित रूप से सफल होते ही होते हैं। तो ये 2 क्वालिटी उनमें होनी ही होनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझती हूँ। हम राजस्थान की जनता कभी कांग्रेस कभी बीजेपी को चुनती है। आपको क्या लगता है कि दोनों पार्टियों में सिर्फ चेहरे का ही एक फेरबदल है या कहीं वैचारिक सोच भी बहुत मैटर कर रही है दोनों पार्टियों को लेकर? देखिए, जिस तरह से भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है ना, मतदाता लोकमत ये परिपक्व होना चाहिए, है ना? पर कहीं ना कहीं इसकी कमी है, कहीं ना कहीं इसकी कमी है। इसलिए हर 5 साल बाद में बदलाव राजस्थान में दिखता है। राजस्थान में कहीं ना कहीं कमी दिखती है, क्योंकि हम देश में बात करें तो लगातार मोदी जी तीसरी बार चुने जा रहे हैं। तो इसका मतलब मोदी जी के प्रति तो लोगों की आस्था है, पर वही राजनीतिक दल जो राजस्थान में चुनाव लड़ता, ऐसा क्या हो जाता है कि वो वापस अपनी सत्ता में नहीं आ सकते, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। मैं दोनों ही दलों की बात करती हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें नेतृत्व की दृष्टि से जो राजस्थान के पास जो नेतृत्व है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो बीजेपी का हो, उस नेतृत्व की दृष्टि से कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, तभी जाकर के हम जो है एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी के इस सिलसिले को तोड़ पाएंगे। तो नेतृत्व की दृष्टि से मुझे लगता है कि वो लोगों में इतना यकीन नहीं दिला पाते, इतनी पैठ नहीं बना पाते कि वो पुनः अपनी सत्ता ला सके, और इसी वजह से राजस्थान में ऐसा महसूस होता है। वो क्या चेंजेस ऐसे करने चाहिए जो कंटिन्यूसली बार बार चुनाव जीत सके, या तो वो बीजेपी हो या कहीं ना कहीं कांग्रेस हो? आपके हिसाब से क्या चेंजेस हैं जो मेजरली करने चाहिए दोनों पार्टियों? देखिए, जब हम कोई भी स्कीम, जनता से जुड़ी हुई कोई भी मुद्दे, है ना, जब लाते हैं तो जनता को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि इससे वोटों का कोई लेना देना नहीं है ना, इससे चुनाव का कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। जब आप कोई स्कीम लाते हो, कोई जनता से जुड़ी हुई बात लाते हो, तो जनता ये समझती है कि ये तो चुनाव के निमित्त ही चीज़ें हैं, है ना। ये समझाना आपको पड़ेगा कि ये चुनाव के निमित्त चीज़ें नहीं हैं, ये जनता की समस्या के लिए है और ये स्थायी होने वाला है। तब जाकर के हम इस बदलाव को रोक पाएंगे। एक तो ये, और दूसरा, जो चीज़ें आपने दी हैं, है ना, जो पूर्व से ही सत्ता पक्ष की ओर से सेवाएं दी जा रही हैं जनता को, अक्सर सत्ता पक्ष क्या करते हैं कि वो उन्हीं पुरानी चीज़ों को नए कलरव में लेकर के आते हैं। जब वही पुरानी चीज़ें नए कलरव में आती है तो जनता, मैंने कहा ना कि हमारा लोकतंत्र धीरे धीरे विकसित हो रहा है, तो जनता इस बात को समझ जाती है कि भैया इन्होंने नया कुछ नहीं किया, ये पुराने कोई नए कलरव में लेके आए हैं, नाम बदल दिया गया, नाम बदल दिया गया, नई योजनाएं लेकर के नहीं आए हैं, नई चीज़ें लेकर के नहीं आए हैं, या नया विस्तार कुछ नहीं किया। जैसे अशोक गहलोत जी ने हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की भामाशाह योजना थी, उस भामाशाह योजना का नाम बदल करके उन्होंने चिरंजीवी कर दिया, है ना। अन्नपूर्णा जो योजना थी उसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया।
तो ऐसे बहुत सारी योजनाओं का नाम उन्होंने बदला था, सिर्फ किया कुछ नहीं था, नया अपनी तरफ से कुछ नहीं किया था। तो इसको जनता जानती है, और जनता जानती है तो जनता ने वो परिणाम, आपने कितने ही प्रयत्न किए हो, कितना ही प्रचार प्रसार किया हो, हर चीज़ का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी सत्ता आपकी बदल गई। तो ये सत्ता आपकी बदलेगी यदि आपने जनता को विश्वास में नहीं लिया है तो, जनता को विश्वास नहीं दिया है तो। आप जनता को कुछ नया दीजिए, है ना, तभी आपको यकीन होगा कि भाई उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। अन्यथा जनता पहले से ही जानती है, आपने कुछ नया उनको दिया नहीं है, बस योजनाओं के नाम बदल दिए नाम गए। बदल दिए हैं। मान लीजिए आपको 5 साल का मौका दिया जाए, सत्ता में रह के भी हो सकते हैं वो 5 साल, सत्ता के बाहर भी हो सकते हैं। 5 साल अगर आपको किसी एक मिशन पे काम करना पड़े जो अभी तक उसको नहीं लाया गया, वो कौन सा मिशन होगा जो एक अहम बदलाव रख सकता है राजनीति को लेकर या राजनीति के बाद भी? लोक शिक्षा। थोड़ा आप उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। जी। मैं जन जागरण का कार्य करना चाहूँगी, है ना, लोक शिक्षा देना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी भी अपनी छोटी छोटी सभाओं में, छोटी छोटी बैठकों में कोशिश करती हूँ कि मेरा मतदाता की समझ बढ़े, मेरा मतदाता समझे कि उसके कार्य की क्या प्रक्रिया है। आज भी हमारा मतदाता बहुत इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है। वो छोटे छोटे कार्यों के लिए बहुत परेशान होता है, जबकि उसको ये मालूम नहीं है कि उसका समाधान कहाँ है और कैसे नहीं है। उसके छोटे छोटे कामों का तुरंत समाधान हो सकता है, लेकिन सही अप्रोच नहीं होने के कारण से, सही पकड़ नहीं होने के कारण से समस्या कहाँ बताई जाए ताकि वहाँ समाधान हो जाए, ये लोक शिक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यदि ये लोक शिक्षण आपने कर दिया तो निश्चित रूप से जनता की कोई समस्या शेष बचेगी नहीं। क्योंकि कई बार होता है ना कि समस्या है लेकिन उसको बताना नहीं आता कि इसको कैसे करें। समस्या है लेकिन बतानी कहाँ चाहिए वो बताना नहीं आता। आपको समस्या बतानी है आपके अजमेर विद्युत वितरण निगम में, और आप उस समस्या को टाटा पावर में बता रहे हैं, तो समाधान ही नहीं होगा, है ना। आपको समस्या बतानी है पीएचडी के जेईएन के पास, और आप वो समस्या मुख्यमंत्री तक लेकर के जा रहे हैं, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मुख्यमंत्री तक आते 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 पता नहीं वो समस्या कहाँ जाएगी, है ना। आपको प्लम्बर को एक समस्या बतानी है ना, लाइनमैन को समस्या बतानी है, और लाइनमैन को नहीं बता करके आप एक्सियन को समस्या बता रहे हैं, तो वो आपकी समस्या का। तो ये लोक शिक्षण, ये लोक जागरण बहुत ज़रूरी है। यदि ये लोक शिक्षण, ये लोक जागरण हो गया तो हमारी जो छोटी छोटी सी परेशानियां हैं, ना केवल उनका समाधान हो जाएगा बल्कि वो समस्या होंगी ही नहीं, क्योंकि जनता की अनभिज्ञता के कारण से, उनको पता नहीं होता है, उसके कारण से वो समस्याएं खड़ी होती मैम, राजनीति जितनी बाहर से चमकदार लगती है उतनी अंदर से बहुत सारी चीज़ों का त्याग मांगती है। 20-22 साल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने अभी तक त्याग किया हो, या आपको कहीं ना कहीं लगता हो कि मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया, इन चीज़ों को साथ लेकर चलती तो काफ़ी अच्छा लगता है? ऐसी कोई चीज़ें आपको याद आती है? देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है ना, और इस ग्लोबलाइजेशन में राजनीतिक आकर्षण बहुत दिखता है ना, राजनीति का बाहर का आकर्षण बहुत खींचता है। मैं भी एमएलए बन जाऊं, मैं भी एमपी बन जाऊं, मैं भी मंत्री हो जाऊं, मैं भी कैबिनेट मंत्री हो जाऊं, इस ये आकर्षण इतना खींचता है और अंदर से व्यक्ति झटपटाने लगता है, और उसके लिए वो खूब सारे षड्यंत्र रचता है, झूठ बोलता है, साम दाम दंड भेद सब कुछ करता है। लेकिन उस जीवन में जाने के बाद में वो राह कितनी कठिन है ना, ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जो वहाँ है। बाहर का व्यक्ति इसको महसूस नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ इस बात को बहुत अच्छे से कि मैंने अपने बेटे के बचपन को कभी नहीं देखा, है ना। एक माँ अपने बच्चे का जो बचपन देखती है ना, और उससे जो आनंद और सुख उसको मिलता है, वो आनंद और सुख मुझे कभी नहीं मिला। मैंने अपने वैवाहिक जीवन
के बाद में एक नई वधू जो 2-3 साल तक अपने नए परिवार में, नए रिश्तों में बंधती है, वो जीवन मैंने नहीं जी पाई मैं, क्योंकि शादी के मात्र 6 महीने बाद ही मैं राजनीति में आ गई थी। तो वो जीवन मैंने कभी उसका सुख मैंने कभी नहीं लिया, और उसका सुख ने नहीं लेने का जो दुख है वो मुझे ज़िंदगी भर रहने वाला है। मैं अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, पर वो छोटा था जब उसको गोद में खिलाने से जो सुख मिलता था, तो बहुत कम समय मैं उसको दे पाई थी कि मैं उसको गोद में बैठा सकी, अपने कंधों पर झुला सकी। वो मेरे पास वो समय नहीं था, और वो मेरे को लगता है कि वो मैं जीवन में अब कभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती। कभी शिकायत कही की गई है कि मम्मी आपने हमें समय नहीं दिया, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, खूब शिकायत। आपने फिर उसको कैसे बताया, कैसे समझाया, या कहीं न कहीं उनको समय ने ही बता दिया कि ये नहीं, समय की ही माँग है? हाँ, ये बात ठीक कही, क्योंकि वो तो अभी तक भी इस बात के लिए अपेक्षा ही करता है कि मम्मी के साथ बैठ के कब बात होगी, है ना? तो अब उसने भी अपनी परिस्थिति में अपने समय से अनुकूल अपने को ढाल ही लिया है कि मम्मी का कार्यक्षेत्र अलग है, तो उसमें जितना समय मिलता है उसी में अपन पूर्ति करें। तो मैम, मुश्किल टाइम सबके लाइफ में आता है। डीमोटिवेट होते टाइम आपने ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको आपने फॉलो करा और खुद ही मोटिवेट हो गए हैं, या ऐसे कोई आसपास लोग होते हैं जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ भाई इनके सपने मुझे पूरे करने हैं, उससे आपको मोटिवेशन मिली? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके पास कोई अपेक्षा से आता है ना? और वो पूरी तरह सिर्फ़ आप पे ही भरोसा करता है और उसको किसी पे भरोसा नहीं है। वो पूरे समर्पण भाव से अपने पास आता है और ये कहता है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम है। अब मैंने तो अपनी समस्या आपके पास रख दी है, अब आप जानो और ये समस्या जाने। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मुझे ही करना पड़ेगा। तब जा कर के मैं उस कार्य में जुटती हूँ, और तब मुझे उस बात से ही आत्मबल मिलता है कि अब मुझे इसका कार्य करना ही करना है, और यही मेरे लिए सेल्फ मोटिवेशन भी देता है। आपने कांग्रेस पार्टी के कई रूप देखे हैं, कभी सत्ता में, कभी विपक्ष के रूप में। आपको आज की जो कांग्रेस पार्टी है वो किस दिशा में जाती हुई लग रही है? क्योंकि मैंने काफ़ी बीजेपी वालों से बात करी तो वो उनका एक ही पॉइंट रहता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की कहीं ना कहीं एक मजबूत विपक्ष की कहीं ना कहीं कमी है। क्या आपको भी ये चीज़ लगती है? निश्चित रूप से देखिए, राजनीति में एक मजबूत विपक्ष होना बहुत बड़ी बात है ना? बहुत ज़रूरी है। मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा यदि मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो। मजबूत विपक्ष में ये कतई आवश्यक नहीं है कि अ, विपक्ष में विधायकों की संख्या अधिक होनी चाहिए या विपक्ष के सांसदों की संख्या अधिक होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। मजबूत विपक्ष का मीनिंग ये है कि जो नेता है विपक्ष का, है ना? वो जो भाषा बोले, वो जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों पर, उन विषयों पर सत्ता पक्ष को सोचने के लिए मजबूर होना पड़े, है ना? उस मजबूत विपक्ष की मैं बात करती हूँ। आज की परिस्थितियों में चाहे हमारे विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी हो या श्रीमान खड़गे साहब हो या फिर उनके और कोई नेता हो, उनके पास कोई मजबूत मुद्दे ही नहीं है। वो सत्ता के आलोचना में, सत्ता की आलोचना करते 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 इस हद को पार कर गए हैं कि वो देश की भी आलोचना करने लगे हैं, है ना? वो सेनाओं की आलोचना करते हैं, वो देश की कल्चर की आलोचना करते हैं, वो आत्मघाती बन गए हैं अब। तो ये आत्मघाती होना देश के लिए सर्वदा नुकसानदायक है, सर्वदा नुकसानदायक है। विपक्ष को चाहिए कि वो देश की जड़ों से जुड़े, देश क्या चाहता है, देश के लोग क्या चाहते हैं, ना कि उसमें भ्रम पैदा करे, ना कि उनमें उनको गलत दिशा में लेकर के जाए। ये एक बहुत खतरनाक स्थिति विपक्ष की आज बनी हुई है,
जिससे देश को ही नुकसान होने वाला है, पार्टी को ही, उनकी पार्टी को ही नुकसान होने वाला है। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के कारण से स्वयं आत्मघाती बन रही है। ये देश के लिए बहुत बड़े जो है नुकसान की बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मैं समझती हूँ। अभी करंट सिचुएशन में कांग्रेस की क्या स्थिति है? काफ़ी नेताओं की हलचल मची हुई है, कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, भागदौड़ लगी हुई है। कांग्रेस की क्या स्थिति है अभी ग्राउंड लेवल पे? देखिए, ग्राउंड लेवल पर तो कांग्रेस है नहीं, है ना। ना तो कांग्रेस का कोई विचार है, ना कोई संगठन है, और ग्राउंड लेवल पर का तो कोई संगठन है ही नहीं। जो कांग्रेस का वोट बैंक है ना, जो पहले से पुरातन समय से जो कांग्रेस का वोट बैंक चला आ रहा है, जो मजबूत वोट बैंक उनका है, कांग्रेस सिर्फ उसके भरोसे पर ही टिकी हुई है। ना तो उनकी संगठनात्मक कोई कार्यवाहियां हैं, न संगठनात्मक कोई कार्य हैं, न उनका कोई संगठन है। वोट बैंक के भरोसे कोई राजनीतिक दल कितने समय तक चल सकता है? आज के समय में कांग्रेस को ये सोचना ही पड़ेगा। तो कांग्रेस भी महिला सशक्तिकरण की बात करती है। क्या आपको लगता है जितना महिलाओं को मौका बीजेपी दे रही है, कांग्रेस भी उतना ही दे रही है? कहीं ना कहीं आगे पीछे का नंबर है? देखो, ये तो जनता खुद तय कर लेगी, है ना, जनता खुद बता देगी। सोनिया गांधी जी यूपीए की 10 साल तक चेयरपर्सन रही, 10 इयर्स, और वो 10 साल तक यूपीए की सरकार केंद्र में थी, है ना। सोनिया गांधी स्वयं महिला थी, चाहती तो वो महिला आरक्षण का विधेयक संसद में पारित करा सकती थी, पर उन्होंने संसद में महिला आरक्षण का विधेयक पारित नहीं कराया। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस महिलाओं को सत्ता में भागीदार नहीं बनाना चाहती थी, है ना। राजस्थान राज्य की मैं बात करूं जहां तक, तो राजस्थान राज्य में भी वसुंधरा जी जब पहली बार राजस्थान प्रदेश की अध्यक्ष बनी, तो उन्होंने प्रत्येक जिले में से एक महिला को टिकट दिया, चाहे वो जीते या हारे। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस को आज भी कौन रोक रहा है टिकट देने से? लोकसभा में कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था ना, कांग्रेस को विधानसभा में भी टिकट देने चाहिए था। क्यों नहीं कांग्रेस ने विधानसभा और लोकसभाओं में टिकट दिया? टिकट तो देना नहीं है और बातें सशक्तिकरण की करना है। तो आज की तारीख में ये बात सब समझते हैं, महिला शक्ति भी जानती है, जो महिलाएं राजनीति में सक्रिय हैं वो भी जानती है कि उनके संगठन में, हम तो सत्ता की भागीदार की बात अलग करते हैं, राजनीति में तो संगठनक के तौर पर उन्होंने महिलाओं को कितना भागीदार बनाया है। आप अजमेर की जनता से जुड़ी हुई हैं। अजमेर में कांग्रेस का स्थानीय जो जुड़ाव है राजनीति का, वो स्थानीय लोगों से है या बस पोस्टर में, घोषणाओं में अपनी राजनीति को सिमट रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ ऊपर की राजनीति करते हैं, सतह की राजनीति नहीं करते। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है, कांग्रेस वहीं तक सीमित है। उसके बाहर कांग्रेस का ना तो संपर्क है, ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की अजमेर में क्या स्थिति है, ये तो चुनाव परिणाम बताते ही हैं लगातार यहाँ पर क्या स्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। और दूसरी तरफ स्थानीय निकाय के चुनाव में भी पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना है। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस का यहाँ कोई आधार नहीं है। कांग्रेस सिर्फ यहाँ सत्ता पक्ष जब कांग्रेस का प्रदेश में होता है, तब वो कुछ लोग, चुनिंदा लोग हैं, वो सत्ता का सुख भोगने के लिए पदाधिकारी बन जाते हैं और पूरी तरह से सत्ता को अपने पास में रखते हैं। और उसका परिणाम है कि कांग्रेस कभी चुनाव में कोई सुखद या संतोषजनक परिणाम नहीं ला पाई है। मैम, भाजपा ने भजनलाल शर्मा जी को एक नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री सीएम पद का दावेदार चुना। क्या ये एक संदेश है या राजस्थान की राजनीति में कुछ बदलाव को लेकर इस सोच को बीजेपी आई थी? देखिए, दोनों ही बातें हैं, है ना। एक तो संदेश है कि भारत में लोकतंत्र है, इसमें कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री और कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है।
तो कोई भी बन सकता है, तो भजनलाल जी भी क्यों नहीं बन सकते। ये स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को संदेश दिया है कि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और कोई भी व्यक्ति जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। दूसरा बदलाव भी है, राजनीति का बदलाव, कि किस तरह से हम राजनीति में बदलाव ला सकते हैं, है ना। तो वो बदलाव का भी संदेश है। तो दोनों ही बातें हैं। मैम, आपने वसुंधरा जी के साथ भी काम किया, भजनलाल जी के साथ भी आप भी काम कर रहे हैं। दोनों की कार्यशैली में आपको सबसे बड़ा फर्क क्या नजर आता है? देखिए, जो समानता है पहले तो मैं बताऊंगी कि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के विचार को लेकर के काम किया, दोनों ने ही, है ना। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, है ना। दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने उस बात को लेकर के काम किया है। जहाँ तक रही अंतर की बात, तो दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं, है ना। वसुंधरा जी चूँकि महिला थी, तो जैसा मैंने पहले कहा, महिला मुद्दों के प्रति वो बहुत संवेदनशील थे, बहुत संवेदनशील थे। भजनलाल जी चूँकि साधारण परिवार से आए हैं, इसलिए साधारण रूप से आम गरीब की क्या समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को किस ढंग से सुना जाता है, किस ढंग से समाधान किया जाता है, उनका बहुत अच्छा अनुभव उनके पास है ना। तो वो उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को दे रहे हैं। तो जो अंतर है वो अंतर भी हम देख सकते हैं, और उन अंतरों के कारण से जो राजस्थान को लाभ मिल रहा है वो लाभ भी हम देख रहे हैं। क्योंकि मैं मीडिया अक्सर कहीं ना कहीं बताता रहता है कि वसुंधरा राजे जी और भजनलाल जी के बीच में दूरियां बहुत है। आपकी राय से और आपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है वो क्या है धरातल पर? देखिए, मीडिया की टीआरपी जब बढ़ती है जब दो लोगों के बीच में वो विवाद ना बताए। यदि दो लोगों के बीच में परस्पर सहयोग, परस्पर प्रेम, आपसी समझ बता दे, तो फिर मीडिया की आवश्यकता ही नहीं रह जाती ना। मीडिया की टीआरपी नहीं बढ़ सकती। मीडिया को लगता है कि हमारी टीआरपी तो ऐसी खबरों से ही बढ़ने वाली है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मैंने तो अभी 31 को शाम को वसुंधरा जी को डिनर लेते हुए भजनलाल जी के यहाँ देखा है। भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, उनके वहाँ उन्होंने वो डिनर पर आई थी, तो मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर मीडिया में इतना क्या है और धरातल पर सच्चाई जो आप बता रहे तो हैं? मैंने तो बताया ना, ये परसों की, आज 2 तारीख है। 31 तारीख की शाम को अभी एक ही शाम गुजरी है। 1 तारीख की ही शाम गुजरी है, 2 तारीख की शाम तो अब गुजरेगी। 31 तारीख की शाम को मैंने एक टेबल पर भोजन करते हुए देखा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको लेकर आपके क्या विचार है? नाम ऑपरेशन सिंदूर, क्या इसका प्रतिक्रिया हुई? क्या लोगों में एक चेंजेस देखने को मिले? क्या हमने देखा धरातल पे कि सब लोग एक बार साथ में आ गए? विपक्ष भी इस बार साथ में खड़ा था। सेना की तारीफ कहीं ना कहीं विपक्ष ने करी, मोदी जी को तारीफ हम देख रहे थे कि विपक्ष कर रहा था। देखिए, जिस तरह से ये घटना पहलगांव में जो ये घटना हुई है, उससे हर हिंदुस्तानी बहुत दुखी था और बहुत गहरा शोक भी था। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने धर्म पूछ करके गोली चलाई, और सिर्फ महिला के साथ जो पुरुष थे उन्हीं को की हत्या वहाँ की गई। टारगेट किलिंग, है ना, जिसको कहते हैं, वो उन्होंने की। तो पूरे देश में गुस्सा था। और जिस पाकिस्तान ने इन आतंकवादियों को पनपाया था, इन आतंकवादियों को संरक्षण दिया था, सहयोग दिया था, उस देश को भी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। तो मोदी जी ने ये ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वो बहुत अच्छा सबक सिखाया। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सेना के शौर्य को बताता है, मोदी जी के संकल्प को बताता है, और जितने आतंकवादियों का खात्मा उस ऑपरेशन में हुआ है, अब पाकिस्तान को ये अच्छे से सबक मिल गया होगा कि आइंदा यदि ऐसी घटना हुई तो, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर जैसा मोदी जी ने कहा है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है ना। हाँ, अभी भी हाँ, यही है। जब भी पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये देश के लिए बहुत आवश्यक था।
और वो मोदी जी ने किया, इसलिए ये सिंदूर की जो है वो पूरा देश और विपक्ष पूरी बुरी सराहना कर रहा है। लास्ट के मेरे 2-3 सेगमेंट है मैम। एक सेगमेंट है जिसमें आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, एक सेलेक्ट करना है और वो आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको बताना होगा। पहला सेगमेंट जो है उसमें है पहला क्वेश्चन, पब्लिक रैली आपको पसंद है या 1-on-1 मीटिंग पसंद है आपको? देखिए, दोनों का ही मैम अपना एक एक ही महत्व है। सेलेक्ट करना है, आप एक ही कर वन सकते टू हैं। वन मीटिंग में तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। हम्म रैली में वन वे ट्रैफिक होता है ना, टू वे ट्रैफिक नहीं होता है। सिर्फ नेता अपनी बात कहता है, जनता नहीं कह सकती। लेकिन वन टू वन मीटिंग में नेता भी अपनी बात कहता है, जनता भी अपनी बात कहती है। इसलिए वन टू वन मीटिंग ज़्यादा अच्छे से पसंद है। को बुक रीड करना अच्छा लगता है या गाने सुनना? बुक रीड करना। लीडर बनना आपके लिए बहुत इजी था या माँ बनना आपके लिए बहुत कठिन था? माँ बनना मेरे लिए बहुत कठिन था। अजमेर की गलियां आपको पसंद है या विधानसभा के फ्लोर? अजमेर की गलियाँ। एक्सपीरियंस आपकी नज़र में प्रायोरिटी पे है या नई सोच? एक्सपीरियंस। ओके, सेकंड सेगमेंट की बात करते हैं। आपको आपके हिसाब से इनको डिफाइन करना है। मोदी जी? एक ऐसा व्यक्तित्व जो कठोरतम कठोर परिस्थिति में भी निराश नहीं होता और बहुत मेहनती, बहुत परिश्रमी है। वसुंधरा राजे? बहुत संवेदनशील महिला, जो संवेदनाओं से भरी है, जो किसी का दुख नहीं देख सकती। अशोक गहलोत? बहुत स्मार्ट राजनीतिज्ञ, सचिन पायलट? अच्छे वक्ता, भजन लाल शर्मा? जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, अनीता बघेल? एक साधारण सी महिला। ओके, बचपन और माँ को अगर आपको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो, तो आपके लिए बचपन और माँ क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, बचपन तो चूँकि माँ से ही जुड़ा होता है, इसलिए बचपन तो बचपन ही होता है। बचपन में जो अ, आप में बुद्धि नहीं होती है ना? आपको जो अच्छा लगता है वही आप करते हैं, जो आपकी समझ मतलब आपकी समझ भी नहीं होती है। तो कहते हैं ना, बचपन में भगवान होता है ना? तो बचपन बहुत अच्छा लगता है। आपको कोई दुःख नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है। माँ जब बच्चे के इस बचपन को देखती है तो बहुत आनंदित होती है ना? माँ के उस आनंद की सीमा ही नहीं रहती। जब तुतला करके बच्चा माँ को माँ पुकारता है, तो वो आनंद की अनुभूति तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। और माँ हमेशा से बच्चे की संरक्षक होती है ना? जब कभी बच्चे पर दुख होता है, किसी भी परिस्थितियों में, चाहे बच्चा कितना ही आयु प्राप्त कर ले, कितने ही बड़े पद पर चले जाए, पर जब कभी दुख होता है तो उसको माँ ही याद आती है ना? तो माँ तो माँ ही होती है। मैम आपने बहुत कुछ जीता, वोट, सम्मान, अवार्ड, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी बाकी है जीतना आपके नज़रिए से? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी अपनी जनता का दिल और जीतना बाकी है ना? वोट, ये तो लोकतंत्र है ना? लोकतंत्र में तो जिसको अधिक मत मिलते हैं वो जीतता है ना? चाहे वो एक मत से जीते, वही जीता हुआ कहलाता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी संपूर्ण जनता मुझे प्यार करे, है ना? और उसमें अभी और कहीं मुझे कमी नज़र आती है। वो जीतना, वो प्यार हासिल करना अभी और शेष है, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना कीमती समय देने के लिए। इस पॉडकास्ट से आप क्या संदेश देना चाहते हैं देश की लड़कियों को, लड़कों को, युवा शक्ति को, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहती हूँ कि राजनीति में भी अच्छे लोगों को आना चाहिए। जिस तरह से सभी फील्ड्स में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, उसी तरह से राजनीति में भी अच्छे लोगों की आवश्यकता है। राजनीति में भी युवाओं की आवश्यकता है, जो नई ऊर्जा के साथ में, नए कलेवर के साथ में, नए नवाचारों के साथ में जनता को और किस प्रकार से सुख सुविधाएं दे सकते हैं, सत्ता के माध्यम से वो नवाचार कैसे कर सकते हैं, इसके लिए राजनीति में युवाओं को आना बहुत आवश्यक है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप भी कदम रखें और उस
सच्चाई के साथ में कदम रखें कि वो जो यात्रा है आपकी, वो यात्रा मेरे जैसे ही लंबी हो और स्थायी हो। धन्यवाद आपको।